नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 7 की साइंस का चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते क्या हैं। आप देखेंगे यहाँ फिजिकल चेंजेस शुरू है और इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो हम करेंगे, जिससे हम ये जानेंगे कि फिजिकल चेंज होने में क्या क्या बदलाव होते हैं। उसी तरह यहाँ शुरू है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और रिएक्शंस हैं जिन्हें हम समझेंगे और जानेंगे कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या अंतर है। इन एक्टिविटीज़ और रिएक्शंस के अलावे हम जानेंगे कि रस्टिंग कैसे होती है, लोहे में जो जंग लगता है उसके बारे में जानेंगे, वो फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज ये भी जानेंगे। और इस चैप्टर के अंत में हम देखेंगे कि एक लिक्विड को किस तरह हम क्रिस्टल बना सकते हैं। ये लास्ट टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अगर आपको इससे पहले या इससे बाद के चैप्टर्स देखने हो तो प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आपको सारे चैप्टर्स इसी तरह एक्सप्लेन्ड मिल जाएंगे। आइए हम शुरू करें इस चैप्टर को। एवरी डे यू कम अक्रॉस मेनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। हम अपने आसपास रोज हो रहे बहुत सारे चेंजेस को देखते हैं, बदलाव को देखते हैं। ये चेंज क्या है अभी थोड़ी देर में जानेंगे। दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस। तो कुछ चीजें बदल रही होती हैं, या फिर यूं कहें कि एक से ज्यादा चीजें बदल रही होती हैं हमारे आसपास। और वो कौन सी चीजें हैं? फॉर एग्जाम्पल, योर मदर में आस्क यू टू डिजॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। चेंज होने वाले एक चीज का एग्जाम्पल ये है कि अगर आपकी माँ आपको कहें कि पानी में चीनी मिलाना है और कोल्ड ड्रिंक बनाना है, तो चीनी का पानी में मिलना एक चेंज है। पहले चीनी जो आप देख पा रहे थे, पानी में मिलने के बाद वो गायब हो जाती है, तो ये एक चेंज है। तो यहाँ लिखा है कि मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन इज अ चेंज। तो पानी में जब हमने चीनी को घुलाया तो वो शुगर सॉल्यूशन बना। पानी में जब हम किसी चीज को मिला देते हैं तो उसी को सॉल्यूशन कहते हैं। तो पानी में जब हमने चीनी को मिला दिया तो उसे शुगर सॉल्यूशन कहते हैं। उसी तरह अगर पानी में हम नमक को मिला दें तो उसे सॉल्ट सॉल्यूशन कहेंगे। तो सॉल्यूशन का बनना, शुगर सॉल्यूशन हो या सॉल्ट सॉल्यूशन हो, एक चेंज है, एक बदलाव है, क्योंकि पहले जो शुगर था वो अभी गायब हो गया है ना। उसी तरह अगर दूसरे एग्जाम्पल को देखें तो सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज। दूध से जो हम दही जमाते हैं वो भी एक चेंज है, क्योंकि दूध जो पहले दूध था वो अब दही बन चुका है, बदल गया है, इसलिए ये एक चेंज है। और कभी कभी दूध खराब भी हो जाता है। समटाइम्स मिल्क बिकम सार, दूध खट्टा हो जाता है। तो दूध का जो ये खट्टा होना है वो भी एक चेंज है, बदलाव है। दूध ने अपनी प्रकृति बदल ली, वो पहले अच्छा था अब खट्टा हो गया। उसी तरह रबर जो हम खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, वो भी एक चेंज को दर्शाता है। उसके साइज में बदलाव हुआ। पहले रबर छोटा था और जब हमने उसे स्ट्रेच किया, लंबा किया, तो उसका आकार बदल गया। ये भी एक चेंज है। तो यहाँ 3-4 चेंजेस के एग्जाम्पल दिए गए हैं, लेकिन ये चैप्टर है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो हम आगे जानेंगे कि ये चेंज किस तरह के चेंज हैं, फिजिकल चेंज हैं कि केमिकल चेंज हैं। अब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होते क्या हैं, ये नीचे दिया गया है। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू। तो जिस तरह यहाँ ये 4 चेंजेस बताए गए हैं, इसी तरह के कुछ और चेंजेस आप लिस्ट कीजिए, लिखिए अपनी कॉपी में, और ये चेंजेस कुल 10 होने चाहिए। In this chapter, we shall perform some activities and study the nature of these changes. ये changes किस तरह के हैं, फिजिकल वाले हैं कि केमिकल वाले हैं, ये हम जानेंगे इस चैप्टर में। Broadly, these changes are of two kinds, physical and chemical. तो इस तरह के changes को 2 भागों में बांटा गया है। एक को फिजिकल चेंज कहते हैं, दूसरे को केमिकल चेंज कहते हैं। तो यहाँ शुरू होता है सेक्शन 6.1 फिजिकल चेंज। एक एक्टिविटी से समझेंगे कि फिजिकल चेंज होता क्या है। पहली एक्टिविटी है 6.1 कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस। तो नीचे यहाँ दिखाया गया है एक पीस ऑफ पेपर है, इसे हमें 4 भागों में इस तरह काट लेना है। जो बड़ा 4 हिस्सा आप देख रहे हैं उस तरह। कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। अब ये जो 4 हिस्से हमें मिले, उन सभी 4 हिस्सों को और 4-4 हिस्सों में काट लेना है, जैसा यहाँ इस एक पीस में दिखाया गया है। Lay these pieces on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of original piece of paper. तो इस तरह सभी पीसेस को 4-4 भागों में काटने के बाद इसे एक टेबल पर रखिए ताकि ये ओरिजिनल पेपर के शेप में आ जाए
Obviously, you cannot join the pieces back to make the original piece. But is there a change in the property of the paper? अब जब हमने पेपर को 4 भागों में काट दिया है तो इसे हम वापस से इसके पुराने फॉर्म में नहीं ले जा सकते। मतलब जैसा हमारा पुराना पेपर था बिना कटा हुआ, काटने के बाद हम उसे वापस नहीं जोड़ सकते। और यहाँ पूछा गया है कि क्या इनकी प्रॉपर्टी में कुछ चेंज हुआ। जैसे कि दूध यहाँ खट्टा हो गया था तो ये उसकी प्रॉपर्टी का एक चेंज है। दूध पहले मीठा था या फिर मीठा नहीं था, प्लेन था, और अभी खट्टा हो गया। लेकिन पेपर पहले भी पेपर था, अभी भी पेपर है, लेकिन काट दिया गया है तो ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं थी। इसका शेप चेंज हो गया है, इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है, इसका आकार बदल गया है, इसकी प्रकृति नहीं बदली है। मुझे उम्मीद है आप इसे समझ रहे हैं। आइए अगली एक्टिविटी से हम थोड़ा और समझेंगे। बहरहाल ये सारे एक्टिविटीज हम पढ़ रहे हैं फिजिकल चेंज के लिए। सबसे पहला चेंज है फिजिकल चेंज। हम इसी सेक्शन में इन सारी एक्टिविटीज को पढ़ रहे हैं। तो आप ये समझिए कि पेपर जो काटा गया वो एक फिजिकल चेंज था। तो फिजिकल चेंज का ही एक अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे एक्टिविटी 6.2 में। कलेक्ट द चॉक डस्ट लेइंग ऑन द फ्लोर नियर द चॉक बोर्ड इन योर क्लासरूम। ब्लैक बोर्ड के नीचे चौक का डस्ट जमा हो जाता है, उसे कलेक्ट कीजिए। अगर वैसा डस्ट आपको नहीं मिलता है तो एक चौक को आप क्रश कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि वो डस्ट की तरह हो जाए, धूल की तरह हो जाए। एड अ लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक अ पेस्ट। अब ये जो डस्ट हमें मिला चौक का, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे ताकि हमें चौक का पेस्ट मिले। रोल इट इनटू द शेप ऑफ अ पीस ऑफ चौक, और उसे फिर लंबा लंबा चौक की तरह कर लेंगे हम, जिस तरह आटा गूथा जाता है उस तरह। और इस लंबे हुए चौक के पेस्ट को सूखने देंगे, ड्राई होने देंगे। और ड्राई होने के बाद आप ये देखेंगे कि आपको उसी तरह का चौक मिल जाएगा जिस तरह चौक पहले था। मतलब डस्ट बनने से पहले चौक जिस तरह का था, सुखा लेने के बाद चौक का पेस्ट आपको वापस से वैसा ही चौक दे देगा। आइए अगली एक्टिविटी से फिजिकल चेंज को थोड़ा और समझते हैं। टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर। टम्बलर ग्लास को कहते हैं, ये हिंदी वाला गिलास है। तो एक प्लास्टिक के या फिर ग्लास के टम्बलर में, गिलास में हम कुछ आइस लेंगे। मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। इस गिलास को हम बाहर सूरज के धूप में रखेंगे, सनलाइट में रखेंगे, जिससे इसमें रखा आइस पिघल जाएगा। यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। और ऐसा करने से जब आइस आधा पिघला होगा उस समय हमें एक मिक्सचर मिलेगा जिसमें पानी भी होगा और आइस भी होगा, बर्फ भी होगी और पानी भी होगा। नाउ प्लेस द टम्बलर इन फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं जिसमें बर्फ और थोड़ा नमक मिला हो। ऐसा मिक्सचर चीजों को जमाने के काम आता है। आप इस तरह के मिक्सचर को फ्रिज में भी रख सकते हैं। नाउ द वाटर बिकम्स सॉलिड आइस वंस अगेन। सनलाइट में रखने से आइस जो पिघल गया था, आधा पानी और आधा बर्फ हो गया था, उसे फ्रिज में रखने से वो वापस से जम जाएगा। तो ये एक ऐसा चेंज है जिसे उल्टा जा सकता है कि पानी जब बर्फ बन गया तो बर्फ से हम वापस से पानी बना सकते हैं। तो ये एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। कोई ऐसा चेंज जिसे उल्टा जा सके वो फिजिकल चेंज है। अगली एक्टिविटी है 6.4। बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। एक कंटेनर में पानी रख के उसे गर्म करेंगे और गर्म करने पर हम ये पाएंगे कि पानी से भाप ऊपर उठेगा। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। पानी से जब भाप ऊपर उठ रहा होगा तो उस भाप पे हम एक पैन को उल्टा करके रखेंगे। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन। और ऐसे पैन को उल्टा रखने के बाद आप पैन की अगर भीतरी सतह को देखेंगे तो आप पाएंगे कि पानी के ड्रॉपलेट्स वहां पे हैं, पानी की बूंदें आपको वहां पे दिखाई देंगी। यहां से भी मीनिंग ये है कि पानी गर्म होने के बाद जो अपना रूप बदल रहा था, पानी भाप बन जा रहा था, स्टीम बन जा रहा था, उस स्टीम से वापस से हम पानी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ऐसा जो चेंज है वो एक फिजिकल चेंज है। उसी तरह अगर अगली एक्टिविटी को देखें, यहाँ क्वेश्चन है कि बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ फ्लेम। मतलब फ्लेम के साथ हम कुछ करने वाले हैं तो आग के फ्लेम को जरा सावधानी से आप हैंडल करें। होल्ड अ यूज्ड हैकसॉ ब्लेड विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स। हैकसॉ ब्लेड कहते हैं जो लोहे या लकड़ी को काटने वाले हथियार होते हैं, और पेयर ऑफ टोंग्स चिमटे को कहते हैं। तो चिमटे से एक लोहे काटने वाले ब्लेड को आप पकड़िए। कीप द
टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव। इस ब्लेड के एक सिरे को हम गैस स्टोव की फ्लेम पे रखेंगे। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंजेस? तो कुछ देर गैस के फ्लेम पर इस ब्लेड को रखने के बाद आप पाएंगे कि उसका वो सिरा जो फ्लेम पे है अपना रंग बदलने लगेगा, लाल होने लगेगा। हम जानते हैं कि जब लोहे को गर्म किया जाता है तो वो लाल हो जाता है। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। अब जब सिरा लाल हो जाएगा ब्लेड का तो वहां से आप हटा लें उसे, और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो वापस वो जिस कलर का था उसी कलर का हो जाएगा। डज इट गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल कलर? तो हाँ, ये अपने ओरिजिनल रंग में वापस आ जाएगा। इन एक्टिविटीज 6.1 एंड 6.2 यू सॉ दैट पेपर एंड अ पीस ऑफ चॉक अंडरवेंट चेंज इन साइज। तो ऊपर की एक्टिविटी 1 में 6.1 में हमने ये देखा कि पेपर को काटने के बाद इसका आकार बदला, इसके साइज में चेंज आया। पहले पेपर बड़ा था, अब ये टुकड़े टुकड़े हो गया, छोटा हो गया। वहीं दूसरी एक्टिविटी में हम ये देख रहे हैं कि चौक जो पहले पूरा था घिसने के बाद पाउडर के फॉर्म में हो गया, छोटा छोटा हो गया, काफी महीन हो गया। तो यहाँ भी चौक का साइज चेंज हो रहा है पेपर की तरह ही। इन एक्टिविटीज 6.3 एंड 6.4 वाटर चेंज्ड इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम गैस टू लिक्विड। एक्टिविटी 6.3 में जिसमें हम आइस को पिघला रहे थे, यहाँ इसका स्टेट बदल रहा है। स्टेट कहते हैं इसकी अवस्था को। आइस जो पहले सॉलिड था वो पिघल के लिक्विड हो गया, वाटर बन गया। वहीं अगर इस एक्टिविटी 6.4 को देखें तो पहले जो वाटर लिक्विड था उसे गर्म करके हमने भाप बना दिया, तो यहाँ भी स्टेट बदल रहा है। जो पहले लिक्विड फॉर्म में था उसकी अवस्था जो लिक्विड थी वो चेंज होके गैस बन गई, उसका स्टेट जो लिक्विड था वो अब गैस बन गया। इन एक्टिविटी 6.5 द हैक्सॉ ब्लेड चेंज्ड कलर ऑन हीटिंग। और एक्टिविटी 6.5 में हमने एक लोहे के ब्लेड को गर्म किया तो उसने अपना रंग बदला, वो गर्म होके लाल हो गया। प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये बात ध्यान देने की है कि किसी भी चीज की ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसी विशेषताएं जैसे कि उसका आकार, उसका रंग और उसकी अवस्था, उसका स्टेट, मतलब वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, इन प्रॉपर्टीज को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। एक ऐसा चेंज जिसमें किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता हो, जैसे कि इनका आकार बदलता हो, इनका रंग बदलता हो या फिर इनका स्टेट बदलता हो, ये सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस हो जाते हो। अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी बदल रही है किसी सब्सटेंस की तो हम कहेंगे कि वो चेंज फिजिकल चेंज है। और फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज जो होते हैं वो आमतौर पे रिवर्सिबल होते हैं, बदले जा सकते हैं। जैसे कि पानी जब बर्फ बन गई तो बर्फ से हम वापस से पानी बना सकते हैं। उसी तरह लोहे का एक सिरा जब लाल हो गया तो वो वापस से ठंडा होने के बाद अपने ओरिजिनल रंग में आ गया। पेपर जो हमने एक्टिविटी 1 में काटा है ये जरा डिफिकल्ट लगता है कि इसे अपने ओरिजिनल फॉर्म में कैसे लाएंगे। तो आपने सुना होगा कि पेपर को रिसाइकल किया जाता है। इसे अगर हम पानी में घुला दें और इसे वापस से स्प्रेड कर दें इवनली तो ये ओरिजिनल फॉर्म पेपर का हमें मिल जाएगा। ये काम अगर हम अपने लेवल पे करें तो उतना परफेक्शन हमें नहीं मिल पाएगा, इस तरह का चिकना प्लेन पेपर नहीं मिलेगा, लेकिन इंडस्ट्रीज में ये काम होता है, फैक्ट्रीज में होता है और ओरिजिनल फॉर्म हम पा सकते हैं काटने के बाद भी। और चौक का हमने देखा कि किस तरह डस्ट से हम ओरिजिनल चौक बना सकते हैं, आइस से हमने वाटर देखा किस तरह बना सकते हैं और वाटर से आइस भी बना सकते हैं। उसी तरह आप जितने चेंजेस यहाँ देख रहे हैं वे सारे रिवर्सिबल हैं, उल्टे जा सकते हैं। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज की ये भी एक प्रॉपर्टी है कि जहाँ कहीं भी फिजिकल चेंज हो रहा होता है वहाँ कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, कोई नई चीज नहीं बनती। जैसे कि वाटर जब आइस बन गया
तो वो है वाटर ही, उसने अपना स्टेट बदल लिया, अपना रूप बदल लिया। पहले वो लिक्विड था, अब सॉलिड हो गया, कोई नई चीज नहीं बनी। हम आगे केमिकल चेंजेस में देखेंगे कि जब हम दो चीजों को मिलाएंगे तो एक तीसरी चीज बन जाएगी जो बिल्कुल नई होगी। लेकिन यहाँ हो रहे टेस्ट्स में, यहाँ हो रहे एक्टिविटीज में कोई नई चीज नहीं बन रही। लोहा जैसे जब गर्म हुआ तो वो लोहा ही था, उसने बस अपना रंग बदला है, और जब वो ठंडा हो जाएगा तो वापस से वो लोहा ही रहेगा। तो अगर आपको पहचानना हो कि कोई चेंज फिजिकल चेंज है कि नहीं, तो आप दो बातों का ध्यान रख सकते हैं। पहला ये कि क्या इसे रिवर्स किया जा सकता है, जैसे कि पेपर को हमने काट दिया तो क्या वापस से इससे नया पेपर बना सकते हैं पहले जैसा? तो हाँ, बना सकते हैं। हम अपने लेवल पे नहीं बना सकते, इंडस्ट्रीज में ये पेपर रिसाइकल होते हैं और फिर से हमें नया पेपर मिल सकता है। तो पहली प्रॉपर्टी हम रिवर्सिबिलिटी देखेंगे कि इसे उल्टा जा सकता है कि नहीं। उसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी हम ये देखेंगे कि क्या कोई नया सब्सटेंस बन रहा है इस चेंज में। जैसे पानी से बर्फ बना, तो क्या इसके साथ पानी और बर्फ बनने के प्रोसेस में क्या कोई नई चीज भी बनी? अगर नई चीज नहीं बन रही है तो हम समझेंगे कि ये फिजिकल चेंज है। तो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आइडेंटिफाई कीजिए, पहचानिए कि कौन फिजिकल चेंज है, कौन केमिकल चेंज है। तो एटलीस्ट आप अब फिजिकल चेंज पहचान पाएंगे इन दो प्रॉपर्टीज का ध्यान रख के। आइए अब जानते हैं कि जो दूसरे तरह का चेंज है, केमिकल चेंज, वो क्या होता है। सेक्शन 6.2 केमिकल चेंज। A chemical change with which you are quite familiar is the rusting of iron। एक केमिकल चेंज जो हमारे आसपास अक्सर होता है वो है लोहे में जंग लगना। इसे रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, जंग लगने को रस्टिंग कहते हैं। If you leave a piece of iron in the open for some time, it acquires a film of browny substance। This substance is called rust and the process is called rusting। अगर हम लोहे के एक टुकड़े को खुले में कुछ समय के लिए छोड़ दें तो उस लोहे के टुकड़े के ऊपर भूरे रंग की एक परत आ जाती है, फिल्म परत को कहते हैं। तो ये जो भूरे रंग की परत लोहे के सतह पे, लोहे के सरफेस पे आ जाती है कुछ समय के बाद, इसी को रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है लोहे के ऊपर जंग लगने का, इसे रस्टिंग कहते हैं। रस्ट जंग को कहते हैं और जंग लगने के प्रोसेस को रस्टिंग कहेंगे। आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स और farmlands, iron benches kept in lawns and gardens, almost every article of iron kept in the open gets rusted। लोहे के गेट जो बगीचों में लगे होते हैं या फिर फार्म्स में लगे होते हैं, या फिर लोहे के बेंचेस आपने देखे होंगे पार्क में, तो ये सारे जो लोहे की बनी चीजें हैं और खुले में रखी हैं उनमें जंग लगता ही है, वे रस्ट होते ही हैं। At home you must have seen shovels or spades getting rusted when exposed to the atmosphere for some time। ये shovel और spade एक तरह के टूल्स हैं, हथियार हैं। ये खुदाई के काम में आते हैं, मिट्टी खोदने के लिए या कोयले को खोदने के लिए इनका इस्तेमाल होता है और ये लोहे के बने होते हैं। तो अगर आपके पास आपके घर में ये शॉवेल और स्पेड्स होंगी जो लोहे की बनी हैं, तो आपने देखा होगा कि इनमें जंग लग जाता है अगर इन्हें खुले में कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया गया एटमॉस्फेयर में। तो इन द किचन अ वेट आयरन पैन और तवा ऑफन गेट्स रस्टेड इफ लेफ्ट इन द स्टेट फॉर सम टाइम। अगर लोहे के तवे को भिगोकर कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाए तो उसमें जंग लग जाएगा, वो रस्ट हो जाएगा। रस्ट इज नॉट आयरन। ध्यान रखने वाली बात यह है कि लोहे के ऊपर जो जंग लगता है, जो एक परत आ जाती है, वो लोहा नहीं होता, वो रस्ट होता है। आशय यह है कि रस्ट आयरन नहीं है, जो जंग है वो लोहा नहीं है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड। ये लोहे से बिल्कुल अलग है। लेट अस कंसीडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। तो यहाँ जो चेंज हमने देखा, लोहे में जंग लगना, ये एक चेंज है। लोहे ने अपना, आप यूं कहें, शेप बदला या रंग बदला, लेकिन यहाँ एक नई चीज बन रही है जिसे रस्ट कहते हैं। और हमने यहाँ देखा कि रस्ट आयरन नहीं है, मतलब रस्ट एक नई चीज है जो इस चेंज में बनी है। तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लोहे का जो जंग लगना है एक केमिकल चेंज है, क्योंकि रस्ट एक नई चीज इस चेंज में बनी है।
आइए कुछ और चेंजेस को देखें जिसमें कुछ नया बन रहा होगा। एक्टिविटी 6.6 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। ये एक्टिविटी आपको आपके टीचर के द्वारा दिखाई जानी चाहिए। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इट इज़ डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। तो इस एक्टिविटी में हम एक मैग्नीशियम रिबन को जलाने वाले हैं। जब ये मैग्नीशियम रिबन जलता है तो बहुत जोर ये रोशनी देता है, ब्राइट लाइट देता है। तो यहाँ सावधानी आप ये रखिएगा कि इस ब्राइट लाइट पे आपको बहुत देर तक नहीं देखना है। द टीचर शुड एडवाइस चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन। आपके टीचर आपको बताएंगे कि इस बर्निंग रिबन पे बहुत देर तक नहीं देखना है क्योंकि ये बहुत चमकीला होता है। गेट अ स्मॉल पीस ऑफ अ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम। रिबन एक पतले स्ट्रिप को कहते हैं। जिस तरह पिछले चैप्टर में हमने लिटमस पेपर का एक स्ट्रिप लिया था, एक पतला पीस लिया था, उसी तरह का एक स्ट्रिप या फिर उससे थोड़ा लंबा हमें मैग्नीशियम रिबन का एक स्ट्रिप लेना है। क्लीन इट्स टिप विथ सैंड पेपर। इसके सिरे को सैंड पेपर से साफ कर लेंगे। इसके ऊपर अगर गंदगी होगी तो मैग्नीशियम रिबन जलेगा नहीं क्योंकि हम इसे यहाँ जलाने वाले हैं। ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम। इस टिप को एक मोमबत्ती के फ्लेम के पास लाएंगे। इट बर्न्स विथ अ ब्रिलियंट वाइट लाइट। ये एक बहुत चमकीली रोशनी देकर जलता है कुछ इस तरह। मतलब जब ये स्ट्रिप जल रहा होता है तो बहुत तेज रोशनी होती है। ब्रिलियंट वाइट लाइट का मतलब बहुत तेज रोशनी। अब देखेंगे नीचे लिखा है मैग्नीशियम रिबन बर्निंग। जब मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम का ये स्ट्रिप जब जलता है तो बहुत तेज रोशनी होती है। When it is completely burnt, it leaves behind a powdery ash. जब ये जल जाता है तो एक राख नीचे जमा होती है और ये राख उजले कलर की होती है। Does the ash look like magnesium ribbon? तो यहाँ जो ऐश, जो राख हमें ऑब्टेन होगी, क्या ये मैग्नीशियम रिबन की तरह दिखती है? तो नहीं। मैग्नीशियम रिबन चमकीला था, मेटल का था, हार्ड था, लेकिन जलने के बाद ये बिल्कुल पाउडर की तरह हो गया है। तो ये मैग्नीशियम रिबन की तरह तो ये राख नहीं दिख रहा। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है मैग्नीशियम रिबन में, और उस केमिकल रिएक्शन को, मैग्नीशियम रिबन जो जलता है उस चेंज को एक इक्वेशन से हम दिखा सकते हैं। और वो इक्वेशन क्या है? वो इक्वेशन ये है कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं एक बात कि जब भी हम किसी चीज को जलाते हैं और उसका रिएक्शन हमें लिखना हो तो उसको जोड़ देते हैं हम ऑक्सीजन के साथ। लेट्स से मैं यहाँ आयरन को अगर कहूँ कि मुझे आयरन जलाना है और इसका रिएक्शन लिखिए, तो मैं कहूँगा कि आयरन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू जो भी सब्सटेंस बनेगा वो। मतलब अगर हम किसी चीज को जलाएं तो उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जलाने का यही मतलब होता है। तो यहाँ चूंकि मैग्नीशियम को जलाया जा रहा है तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये देता है हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम के जलाने का ये इक्वेशन है। और इस चैप्टर में जितने भी इक्वेशंस हैं उसके चारों तरफ मैंने इस तरह का एक बॉक्स बना रखा है ताकि आप इसे नोट कर सकें। द इक्वेशन हेयर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स। हमने मैथ्स में भी इक्वेशंस पढ़े हैं, लीनियर इक्वेशंस, x प्लस वाई इक्वल टू जेड। वैसा वाला इक्वेशन से ये जरा अलग है, ये केमिस्ट्री का इक्वेशन है। इसमें लेफ्ट साइड में कुछ चीजें जुड़ रही होती हैं, बीच में एक एरो होता है, और राइट साइड में जो चीज बनती है फाइनली उसे लिखते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं और इन दोनों के जुड़ने के बाद जो चीज बन रही है उसे यहाँ पे हमने लिख रखा है। राइट साइड में जगह नहीं थी इसलिए इसे नीचे लिखा गया है। In equations of this kind, the arrow implies becomes। मतलब ऐसे इक्वेशंस में ये जो एरो है इसका मतलब है becomes। आप इस तरह इसे पढ़ेंगे। अगर मैं इसे पढ़ने की कोशिश करूं तो ऐसे कहूंगा कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जुड़ेंगे तब ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इंग्लिश में when magnesium is added with oxygen it becomes magnesium oxide, है ना। तो एरो का मतलब है becomes, बन जाता है। No attempt should be made to balance chemical equation
इक्वेशन एट दिस स्टेज। यहाँ आपको केवल केमिकल इक्वेशन से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, यहाँ हम इसे बैलेंस नहीं करेंगे। ये चीज़ें आप आगे की क्लासेस में जानेंगे। आप अभी के लिए बस इतना जानिए कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो बहुत तेज रोशनी होती है, और जलाने वाला कोई भी चीज़ हो उसके साथ ऑक्सीजन ही जोड़ा जाता है। मैग्नीशियम रिबन के जलने का अगर आपको इक्वेशन लिखना हो तो हम लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और ये मिलके हमें देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आइए आगे देखें। मुझे उम्मीद है आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं चीज़ों को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल नया है। आप अगर इसे 2-4 बार सुनेंगे तो आप इससे ज़्यादा फेमिलियर होंगे। कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद जो भी राख हमें मिलता है उसे जमा करके उसमें पानी मिलाएंगे। स्टिर द मिक्सचर, एक्वस सॉल्यूशन विल। पानी मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन हमें मिलता है, जो मिक्सचर हमें मिलता है, उसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में पानी मिला दिया जाए तो वह उसका एक्वस सॉल्यूशन हो जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन के ऐश में, राख में जब आप पानी मिलाएंगे वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, और इस सॉल्यूशन को हमें स्टिर करना है, घुमाना है। टेस्ट द मिक्सचर विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। पिछले चैप्टर में हमने ब्लू और रेड लिटमस पेपर के ऊपर बहुत सारे सॉल्यूशंस ड्रॉप किए थे और हमने देखा था कि उनका रंग बदल रहा था। अगर बेस था तो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो रहा था, और एसिड के केस में ब्लू लिटमस पेपर रेड हो रहा था। तो यहाँ जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला, मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद जो फाइनल चीज हमें मिली, उसे पानी में मिलाकर उसे रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर ड्रॉप करके देखेंगे कि ये जो फाइनल चीज बनी है वो एसिडिक है कि बेसिक है। अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से पीछे के सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। वहाँ से आपको क्लियर होगा कि हम कैसे रेड लिटमस और ब्लू लिटमस का इस्तेमाल करते हैं और एसिड और बेसिस को पहचानते हैं। आइए यहाँ के एक्वस सॉल्यूशन को देखते हैं। एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में मिला हुआ सॉल्यूशन। सबसे पहले पूछा गया है कि डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो हाँ, ये मिक्सचर रेड लिटमस को ब्लू रंग में बदल देगा। इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम ये समझते हैं कि जो सॉल्यूशन हमारा बना था वो बेसिक था। बेस की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो रेड लिटमस को ब्लू में बदल दे। हमने पिछले चैप्टर में देखा भी था कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो एक बेस होता है। अच्छा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैंने कहा, यहाँ पे आप देखेंगे ये दो चीजें जब मिल रही हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, और इसमें जब हम पानी मिला देंगे, वाटर मिला देंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और हम पानी में मिले हुए सॉल्यूशन का ड्रॉप इस लिटमस के ऊपर डाल रहे हैं तो हम बेसिकली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाला रिएक्शन यहाँ है, इसे हम देखेंगे। अभी के लिए हमने ये देखा कि जो भी सॉल्यूशन इस ऐश को मिला के पानी में बना था वो बेसिक है, रेड लिटमस को ब्लू में बदल रहा है, ब्लू लिटमस को ये रेड में नहीं बदल पा रहा है। आप देखेंगे एक टिक और एक क्रॉस मैंने लगा रखा है, तो ये ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है। तो यहाँ आपसे पूछा भी जाएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासिफाई द एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। तो यहाँ जो हमने लिटमस पेपर के ऊपर टेस्ट किया, इसके बाद आप इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, एसिडिक कहेंगे कि बेसिक कहेंगे? तो हमने देखा है कि इस सॉल्यूशन को हम बेसिक कहेंगे। इसे यहाँ एक्सप्लेन भी किया गया है। आइए देखें कि ऑन डिसॉल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस। पानी में जब इस ऐश को, इस राख को हम मिलाएंगे तो एक नई चीज बनेगी। नई चीज बनेगी मतलब केमिकल रिएक्शन होगा, है ना। और इसका रिएक्शन यहाँ दिखाया गया है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि राख हमें यहाँ मिली थी, जो ऐश मैग्नीशियम को जलाने के बाद मिला था, उसे अगर पानी के साथ मिलाया जाए, वाटर मतलब H2O, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊपर से आया और इसे हम पानी के साथ मिला रहे हैं, तो ये दोनों मिल के हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देगा। और इसका फॉर्मूला होता है MgOH2, है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं इसे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर बिकम्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के एक ड्रॉप को हमने रेड लिटमस के ऊपर गिराया तो हमने देखा कि रेड लिटमस ब्लू हो गया, मतलब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है।
और ये बात यहाँ बताई गई है कि एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 5 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। चैप्टर 5 में हमने जाना है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस। तो यहाँ दो दो केमिकल इक्वेशंस आपने देखे होंगे, मतलब चेंज दो दो बार हो रहा है। पहली बार जब हमने मैग्नीशियम को जलाया तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक पूरी तरह नया सब्सटेंस बना, मतलब एक केमिकल चेंज यहाँ हो रहा है। उसी तरह ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि ऐश के फॉर्म में था, राख था, इसे जब हमने पानी में मिलाया तब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देता है। ये भी एक पूरी तरह नया सब्सटेंस है और ये बेसिक है ना। मतलब इस पूरे एक्टिविटी में दो नई चीजें बनी, पहला मैग्नीशियम ऑक्साइड, दूसरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब फॉर श्योर ये केमिकल चेंज हो रहा है यहाँ पे। सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विथ वाटर। क्या सब्सटेंस बना? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना और ये पूरी तरह नया सब्सटेंस बना। तो मुझे उम्मीद है आप यहाँ तक समझ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, ये मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं और भी ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। आइए देखते हैं एक्टिविटी 6.7 को। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। ये एक्टिविटी भी आपके टीचर के द्वारा आपको दिखाई जानी चाहिए। डिसॉल्व अबाउट अ टीस्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट in about half a cup of water in a glass tumbler or beaker। कॉपर सल्फेट हमें पानी में मिलाना है। ये पानी हम एक ग्लास के बीकर में रखेंगे। ये एक कंटेनर होता है जिसमें केमिकल सब्सटेंसेस को रखा जाता है, कुछ इस तरह का ये बीकर है एक। तो इसमें हम पानी लेंगे और कॉपर सल्फेट मिलाएंगे। कॉपर सल्फेट हमें केमिस्ट्री लैब में मिलता है और ये एक्टिविटी आपके टीचर आपको दिखाएंगे। अच्छा, इस कॉपर सल्फेट को ब्लू विटरॉल भी कहते हैं, हिंदी में इसे नीला थोथा कहते हैं। Add a few drops of dilute sulfuric acid to the solution। यहाँ जो कॉपर सल्फेट हमने पानी में मिलाया, इसमें कुछ ड्रॉप्स हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के भी डालेंगे। ये सारी चीज़ें आपको केमिस्ट्री लैब में ही मिल सकती हैं। यू शुड गेट अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। ऐसा करने के बाद कॉपर सल्फेट और कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के मिलाने के बाद आपको इस तरह का एक ब्लू सॉल्यूशन मिलेगा। सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ अ सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और अ स्मॉल ग्लास बॉटल। तो अभी जो हमें सॉल्यूशन मिला है उसका एक हिस्सा हम टेस्ट ट्यूब में या फिर एक ग्लास के बॉटल में अलग निकाल लेंगे सैंपल के लिए, क्योंकि बाद में हम इसे कंपेयर कर सकें। ड्रॉप अ नेल और अ यूज्ड शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन। टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन थोड़ा सा निकालने के बाद जो बाकी सॉल्यूशन हमें इस बीकर में बचा मिला, उसमें हम एक ब्लेड जिससे शेविंग की जाती है वो डालेंगे, या फिर एक लोहे की कील भी डाल सकते हैं, आयरन नेल भी डाल सकते हैं। वेट फॉर हाफ एन आवर और सो। आधे घंटे इंतजार करेंगे। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। और आधे घंटे के बाद आप ये देखेंगे कि इस ब्लू सॉल्यूशन का कलर बदल जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा। कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैम्पल सॉल्यूशन सेव्ड सेपरेटली। अब ये तो रंग बदल गया है, लेकिन हमने टेस्ट ट्यूब में जो थोड़ा सा सैम्पल सॉल्यूशन निकाल के रखा था, उससे अगर आप इसके रंग को मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि ये रंग पूरी तरह अलग है। पहले ब्लू था, अभी ग्रीन है। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर। तो क्या आपको इन दोनों के रंग में कोई अंतर दिखाई दे रहा है? तो हाँ, बिल्कुल। ये पहला ब्लू की तरह का था, ये दूसरा ग्रीन की तरह का है। टेक आउट द नेल और द ब्लेड, हैज इट चेंज्ड इन एनी वे। तो यहाँ जो हमने आयरन का ब्लेड या लोहे की कील रखी थी उसे बाहर निकालेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें भी कोई चेंज हुआ है। तो हाँ, इसमें भी चेंज होगा। The change that you notice are due to a reaction between copper sulfate and iron। तो यहाँ जो चेंज आप देख रहे हैं, ये सॉल्यूशन के रंग का बदलना या फिर इस ब्लेड में जो भी चेंज हुआ है इसका भी रंग बदला है, इसके ऊपर कुछ डिपॉजिट हो गया है, ये दोनों ही चेंज एक रिएक्शन के कारण हो रही है। और वो रिएक्शन किसका है? तो कॉपर सल्फेट जो हमने इस सॉल्यूशन में लिया था और लोहे की चीज आयरन जो हमने इस सॉल्यूशन में डाला, उन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ जिसके कारण ये सारे चेंज हो रहे हैं।
द चेंज ऑफ कलर ऑफ द सोल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट, अ न्यू सब्सटेंस। मतलब जब इस कॉपर सॉल्यूशन में हम आयरन की कोई चीज़ डालें, लोहे की कोई चीज़ डालें, तो ये अपना रिएक्शन शुरू करता है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाता है और कॉपर इस आयरन की चीज़ के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, जो हमें इस ब्लेड को निकालने के बाद मिलेगा। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर। इस आयरन के ब्लेड के ऊपर या लोहे की कील अगर आप डालेंगे तो उस नेल के ऊपर आपको ब्राउन कलर की एक परत दिखेगी जो कॉपर है, अनदर न्यू सब्सटेंस। तो यहाँ से एक नया सब्सटेंस भी बना जो कि कॉपर है। हमने कॉपर सल्फेट और आयरन लिया था, हमें आयरन सल्फेट और कॉपर मिला। तो इस रिएक्शन को हम इस तरह लिख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो कि शुरू में ब्लू था, उसमें हमने आयरन की कोई चीज़ डाली, शेव करने वाला ब्लेड या फिर लोहे की कील डाली, और फिर आयरन सल्फेट बना हमारा। कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट में बदल गया क्योंकि इसका रंग भी बदला है, ये ब्लू से ग्रीन हो गया है। आप देखेंगे आयरन सल्फेट के ब्रैकेट में यहाँ ग्रीन लिखा है, मतलब आयरन सल्फेट ग्रीन होता है ये वाला सॉल्यूशन। और साथ में हमें मिला कॉपर। तो शुरू में जो हमने चीज़ें ली थी और रिएक्शन होने के बाद जो हमें चीज़ें मिली वो दोनों अलग अलग हैं, मतलब हमें नई चीज़ मिल रही है। तो ये एक केमिकल चेंज है और जो रिएक्शन आपने देखा वो केमिकल रिएक्शन है कॉपर सल्फेट और आयरन का। इसे भी मैंने यहाँ एक बॉक्स में लिख रखा है, आप इसे नोट कर सकते हैं। एक्टिविटी 6.8, टेक अबाउट अ टीस्पूनफुल ऑफ विनेगार इन अ टेस्ट ट्यूब। एक चम्मच हमें विनेगार लेना है, सिरका जिसे कहते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में एक चम्मच सिरका लेंगे। ऐड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट। बेकिंग सोडा वो सोडा जिसे हम किचन में यूज करते हैं, खाने वाला सोडा, उसे विनेगार में ऐड करना है, एक पिंच, एक चुटकी। यू वुड हियर अ हिसिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ अ गैस कमिंग आउट। आपको हिसिंग साउंड सुनाई देगी, हिस किसी आवाज सुनाई देगी और आपके टेस्ट ट्यूब से बुलबुले और गैस बाहर निकलेंगे। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज शोन इन फिगर 6.5। लाइम वाटर के बारे में हमने जाना था कि पानी में चूने को मिलाकर कुछ देर छोड़ देने के बाद ऊपर का पानी जो हम निकाल लेते हैं वही लाइम वाटर होता है। तो इस विनेगार और बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन से जो गैस निकल रहा है उसे हम पास कराएंगे अगर लाइम वाटर से, और इसे दिखाया भी गया है यहाँ फिगर 6.5 में। ये सॉल्यूशन बेकिंग सोडा और लाइम वाटर का है, यहाँ से गैस निकलेगी। यहाँ एक स्टॉपर लगा रखा है जिससे गैस बाहर न चली जाए, और एक पाइप है जो कि लाइम वाटर में जा रही है और ये बुलबुले यहाँ से निकल रहे हैं। तो ऐसा कुछ सेटअप आप कर सकते हैं अपने लैब में। व्हाट हैपन्स टू द लाइम वाटर, अभी लाइम वाटर के साथ क्या हुआ ये देखना है। सो द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलोज। तो यहाँ जो भी रिएक्शन हो रही है इसे कुछ इस तरह बताएंगे कि विनेगर जो हमने लिया है टेस्ट ट्यूब में और बेकिंग सोडा की एक चुटकी जो उसमें डाली हमने, वो दोनों जब मिलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा और भी चीजें उस सॉल्यूशन में यहाँ बनेंगी। तो इसे अदर सब्सटेंसेस यहाँ लिख दिया गया है, लेकिन बेकिंग सोडा और विनेगर को अगर मिलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुलों के फॉर्म में बाहर निकलता है। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलोज। तो ये वाला जो ऊपर पहले रिएक्शन दिया हुआ है वो रिएक्शन यहाँ हो रहा है, बेकिंग सोडा और विनेगर यहाँ मिला है तो कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले यहाँ से निकल रहे हैं। आप देखेंगे भी यहाँ एरो लगाकर बताया है कि ये वाला टेस्ट ट्यूब जो है उसमें विनेगर प्लस बेकिंग सोडा है, जिससे ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस ट्यूब से होकर इस लाइम वाटर वाले सॉल्यूशन में आ रहा है। आप देखेंगे इसके सामने लाइम वाटर लिखा है। तो पहले टेस्ट ट्यूब में जो भी रिएक्शन हो रहा है उसे ऊपर यहाँ बताया गया है कि विनेगर प्लस बेकिंग सोडा इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंसेस, और भी चीजें बनती हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इस लाइम वाटर में आया तो इस दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में जो भी हो रहा है उसका रिएक्शन यहाँ है। तो यहाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड इस पाइप से होके यहाँ तक आया और इसमें लाइम वाटर पहले से है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में अगर लाइम वाटर को मिलाएं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर, तो हमें ये मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस
वाटर, नॉर्मल वाटर H2O। तो ये दूसरे टेस्ट ट्यूब का रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बोनेट उजले रंग का होता है, दूध की तरह के उजले रंग का। तो इस रिएक्शन में आप पाएंगे कि दूसरे टेस्ट ट्यूब में जो लाइम वाटर था वो मिल्की हो जाएगा, मिल्क के रंग का हो जाएगा। लाइम वाटर को मिल्की टर्न करने का रिएक्शन काफी मशहूर है, आप इसे याद रखें। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। ये वाली चीज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और ये मिल्की कलर्ड सब्सटेंस है, दूध के रंग का उजला होता है। तो वही कहा गया है कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, इस वाले लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड जब पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। और यही कैल्शियम कार्बोनेट इस लाइम वाटर को मिल्की वाइट टर्न कर देगा, मिल्की वाइट रंग में बदल देगा। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जहां कहीं भी हमें ये पता करना होता है कि दो चीज़ों को मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है कि नहीं, तो अक्सर हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट है। इस टेस्ट का सहारा अक्सर लिया जाता है कि लाइम वाटर से अगर कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराने पर वो मिल्की अगर टर्न नहीं कर रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, और अगर टर्न कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। You will use it in chapter 10 to show that air we breathe out is rich in carbon dioxide। chapter 10 में हम इसी सॉल्यूशन का लाइम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का सहारा लेकर ये जानेंगे कि जो हवा हम छोड़ते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये चीज हम चैप्टर 10 में देखेंगे। In activities 6.6 to 6.8, you saw that in each change one or more new substance is formed। ऊपर की ये जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि इस वाली एक्टिविटी में कुछ नया बन रहा है। पहले कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर था, अब यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बन गया है। उसी तरह आप ऊपर वाली एक्टिविटीज़ में भी देखेंगे, यहाँ कॉपर सल्फेट और आयरन था, अभी आयरन सल्फेट और कॉपर बाहर निकल गया है। तो कुछ नई चीज़ें बन रही है इन रीसेंट एक्टिविटीज़ में। इन एक्टिविटी 6.6 द ऐश वाज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम वाज बर्न्ड इन एयर। 6.6 जो एक्टिविटी है जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था, उसमें मैग्नीशियम रिबन के जलने के बाद जो राख हमें मिली, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो नई चीज थी। उसी तरह इन एक्टिविटी 6.7 द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विथ आयरन प्रोड्यूस्ड आयरन सल्फेट एंड कॉपर। तो पहले कॉपर सल्फेट और आयरन था, बदल के ये आयरन सल्फेट और कॉपर हो गया। तो दो नई चीजें बनी इस एक्टिविटी के होने के बाद, इस रिएक्शन के होने के बाद। बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंसेस। ये दोनों ही आयरन सल्फेट और कॉपर, ये दोनों ही रिएक्शन में पहले नहीं थे, बाद में बने, ये नए हैं। कॉपर वॉज डिपोजिटेड ऑन द शेविंग ब्लेड ऑफ आयरन। तो ये जो आयरन का ब्लेड हमारा ब्राउन हो गया था क्योंकि इसके ऊपर कॉपर आ गया था। तो ये कॉपर पुराने सॉल्यूशन में नहीं था, पुराने सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट था, यहाँ कॉपर निकल कर आ गया, तो ये कॉपर नया है। अलग बात है कि कॉपर सल्फेट हमारा गायब हो गया, लेकिन यहाँ नई चीज बनी है। इसीलिए हम कहेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है क्योंकि कुछ नया बना है जो पहले मिक्सचर में नहीं था, एरो के पहले लिखा गया नहीं था। इन एक्टिविटी 6.8 विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड विच टर्न्ड लाइम वाटर मिल्की। तो ऊपर वाली एक्टिविटी में विनेगर और बेकिंग सोडा ने मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो इस सॉल्यूशन में विनेगर था और बेकिंग सोडा था, कार्बन डाइऑक्साइड तो कहीं था नहीं। ये कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नया बना, मतलब इस टेस्ट ट्यूब में केमिकल रिएक्शन हुआ, कुछ केमिकल चेंज हुआ, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ आया तो लाइम वाटर को मिल्की में बदल दिया, लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके उसने कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया, ये भी बिल्कुल नया बना। इसलिए ये दोनों ही केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं और इन दोनों ही टेस्ट ट्यूब में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन? तो इस वाले रिएक्शन में नए सब्सटेंसेस दोनों ही टेस्ट ट्यूब में बन रहे हैं। पहले में जो नया सब्सटेंस हमने देखा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड था, दूसरे में कैल्शियम
कार्बोनेट था और वाटर भी नया था। पहले इस टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर हुआ करता था, अभी नॉर्मल वाटर है। तो हम कहेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट भी नया है, वाटर भी नया है। पहले वाले इक्वेशन में अगर पूछा जाए तो ऊपर वाले इक्वेशन में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला है और साथ में अदर सब्सटेंसेस भी लिखा गया है, नाम नहीं बताया गया है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो जरूर ही नया है। तो जो नए सब्सटेंसेस बने वो हमने देखे। अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। कोई भी ऐसा चेंज जिसमें कुछ न कुछ नया बन रहा हो वो एक केमिकल चेंज है। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। जहाँ कहीं भी ऐसी नई चीज बन रही हो, कुछ बदल रहा हो जिससे कुछ नया बन रहा हो, तो वैसे चेंज को केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स। हमारे जीवन में केमिकल चेंजेस काफी इंपॉर्टेंट हैं। ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। जितनी भी नई चीजें बनती हैं वे केमिकल चेंज से होकर ही बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। तो आप देखेंगे ये जो ब्लू में मार्क्ड हैं ये केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। ऊपर भी हमने बहुत सारे केमिकल चेंजेस देखे, लेकिन कुछ कॉमन केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल यहाँ है, जैसे कि हमारे शरीर में फूड का डाइजेस्ट होना, खाने का पचना एक केमिकल चेंज है। उसी तरह फलों का पकना एक केमिकल चेंज है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स को फर्मेंट कराया जाता है जिससे अल्कोहल बनाया जाता है, वो भी एक केमिकल चेंज है। और ये सारे जो फेनोमेना है, फूड का डाइजेस्ट होना या फिर फलों का पकना, ये सभी केमिकल चेंजेस से ही होते हैं। हैपेंस ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। बहुत सारे केमिकल चेंजेस होने के बाद ऐसा इफेक्ट हम देखते हैं कि हमारा खाना पच गया या फिर फल पक गया या फिर ग्रेप्स फर्मेंट हो गई। तो ये सब केमिकल चेंज के कारण ही पॉसिबल है। अ मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ए चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। एक दवाई जो हम देखते हैं वहाँ बहुत सारा रिएक्शन हुआ होता है, उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है वो दवाई होती है, मेडिसिन होती है। यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शंस। कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस जैसे कि प्लास्टिक और डिटर्जेंट्स, हमारा वॉशिंग पाउडर, ये सब भी केमिकल चेंज होने के बाद ही बनते हैं। केमिकल रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट होते हैं, केमिकल रिएक्शन से रिलीज होते हैं। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस। वास्तव में जितने भी नए मटेरियल्स डिस्कवर होते हैं वे केमिकल चेंज को स्टडी करके ही डिस्कवर होते हैं। नई चीजों की खोज होती है केमिकल चेंज को स्टडी करके। वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल चेंज। हमने जाना कि एक या एक से अधिक नए सब्सटेंसेस केमिकल चेंज में प्रोड्यूस होते हैं, फॉर्म होते हैं, बनते हैं। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग में अकम्पनी अ केमिकल चेंज। इन नई चीजों के बनने के अलावे केमिकल चेंज होते समय कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, और वे क्या क्या हैं उन्हें यहाँ इन पॉइंट्स में बताया गया है। सबसे पहला है कि हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट फॉर एग्जांपल, मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब्ड। तो जहाँ कहीं भी केमिकल चेंज हो रहा होता है वहाँ संभव है कि हीट रिलीज हो उस बीकर में या उस कंटेनर में जहाँ केमिकल चेंज हो रहा होता है, उससे गर्मी बाहर निकले या फिर रोशनी निकले, जैसा कि हमने मैग्नीशियम रिबन के जलते समय देखा था, या फिर कोई दूसरे तरह का रेडिएशन निकले जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये बाहर भी निकल सकते हैं और इनकी जरूरत भी पड़ सकती है, जैसे कि कोई ऐसा रिएक्शन होगा कि जिसमें गर्मी दें तब वो रिएक्शन पूरा होगा, गर्मी की जरूरत है उस रिएक्शन को पूरा करने के लिए। तो ये एडिशनल चीजें हैं जो एक रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए या फिर एक रिएक्शन जब हो रहा होता है तब ये बाहर निकलती हैं। दूसरा पॉइंट है साउंड में भी प्रोड्यूस्ड। जहाँ कहीं भी केमिकल रिएक्शन हो रहा हो संभव है कि आवाज भी आए उस रिएक्शन से, जैसा कि हमने देखा कि हिसिंग साउंड इस विनेगर और बेकिंग सोडा वाले सॉल्यूशन में हिस किसी आवाज हमें यहाँ सुनाई दी थी। उसी तरह एक ऑप्शनल चीज है अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ। मतलब एक केमिकल चेंज में यह भी संभव है कि कुछ गंध आए, कुछ स्मेल निकले बाहर,
दूसरा है कि रंग बदल सकता है। तो संभव है कि केमिकल चेंज होते समय रंग भी बदले। रंग का बदलना हमने यहाँ कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट वाले सॉल्यूशन में भी देखा कि ये पहले ब्लू था, बाद में ग्रीन हो गया। तो केमिकल चेंज में संभव है कि रंग भी बदल जाए। अ गैस में बी फॉर्म्ड, तो यहाँ इस सॉल्यूशन में हम देख रहे हैं विनेगर और बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन में कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। तो एक केमिकल चेंज में संभव है कि गैस भी बाहर निकले। तो यहाँ जो जितने बुलेट पॉइंट्स दिए गए हैं, ये पॉसिबल है कि किसी केमिकल चेंज में कोई नहीं हो, या फिर कोई भी नहीं हो किसी केमिकल चेंज में, या फिर कोई एक हो किसी केमिकल चेंज में। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ रंग नहीं बदला, केवल एक गैस निकली, है ना। तो पॉसिबल है कि ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई हैं किसी केमिकल चेंज में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल्स। आइए कुछ एग्जाम्पल्स को देखें। यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज। हमने ऊपर देखा जब मैग्नीशियम रिबन जल रहा था और बहुत ब्रिलियंट वाइट लाइट निकल रही थी, बहुत चमकीली रोशनी निकल रही थी, तो उसे एक केमिकल चेंज हमने कहा, क्योंकि वहाँ जो राख बनी थी, कैल्शियम ऑक्साइड बना था, वो नया था जो उस रिएक्शन से प्रोड्यूस हुआ था। बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव्स इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। कोयले का जलना, लकड़ी का जलना या फिर पत्तों का जलना भी एक केमिकल चेंज ही है, क्योंकि इसके बाद भी हमें कुछ नई चीज़ें मिलती हैं। इन फैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज। वास्तव में किसी भी चीज़ का जलना एक केमिकल चेंज ही है। और बर्निंग को हम रिएक्शन में कैसे दिखाते हैं, तो उसमें हम O2 जोड़ते हैं, ऑक्सीजन जोड़ दें अगर किसी चीज़ में, तो हम बर्निंग को दिखा सकते हैं कि ये चीज़ जल रही थी। जैसा हमने मैग्नीशियम में O2 जोड़ा था, आप देखेंगे इस वाले रिएक्शन में मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम के जलने वाला रिएक्शन था। बात है कि कोई भी चीज़ जल रही हो तो वहाँ केमिकल चेंज हो रहा होता है या फिर केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन एक ही चीज है। केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, हमने यहाँ देखा। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। और जहाँ कहीं भी कुछ जलता है तो वहाँ से गर्मी तो निकलती ही है। तो जब मैग्नीशियम रिबन जला होगा बहुत तेज रोशनी के साथ, तो वहाँ भी गर्मी निकली होगी, हीट प्रोड्यूस हुआ होगा। तो ये चीज़ें हम इन्फर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए कुछ और इंटरेस्टिंग फिनोमेना को देखें, जैसे कि फायरवर्क्स के बारे में है। पटाखे जब चलते हैं वो भी एक केमिकल चेंज है। एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क इज अ केमिकल चेंज। पटाखों का चलना भी केमिकल चेंज है। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूसेस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लीजेंट गैसेस दैट पोल्यूट द एटमॉस्फेयर। पटाखे जब चलते हैं तब हमने देखा है कि गर्मी भी निकलती है, वे गर्म हो जाते हैं, रोशनी भी आती है, आवाज भी करते हैं पटाखे, और उनसे खराब गैसेस भी निकलती हैं जो एनवायरनमेंट को, एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं। दिस इज वाई यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्ले विथ फायरवर्क्स। इसीलिए कहा जाता है कि हमें पटाखे नहीं चलाने चाहिए। When food gets spoiled, it produces a foul smell. Foul smell का मतलब खराब सुगंध, खराब गंध। तो जब खाना खराब हो जाता है तो उससे गंध आने लगती है, वो गंध फाउल होता है, खराब होता है। Shall we call this change a chemical change? तो ये फूड का जो स्पॉइल होना है, खराब होना है, जिससे गंध आने लगती है, क्या उसे भी हम केमिकल चेंज कहें? तो हाँ, बिल्कुल उसे केमिकल चेंज कह सकते हैं। You must have noticed that a slice of an apple acquires a brown color if it is not consumed immediately. अगर सेब को काट के थोड़ी देर छोड़ दिया जाए तो सेब का जो कटा हुआ हिस्सा होता है उसके ऊपर भूरे रंग की एक परत आ जाती है। If you have not seen this change in color, cut a fresh slice of apple and keep it away for some time. अगर आपने ये चेंज नहीं देखा है तो एक सेब काट कर इसे कुछ देर छोड़ दीजिए, उसका कटा हुआ हिस्सा भूरा हो जाएगा कुछ देर में। रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ अ स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल। आप यही काम एक आलू को काटकर या फिर एक बैंगन को काटकर भी देख सकते हैं। The change of color in these cases is due to the formation of new substance. तो ये जो कटा हुआ हिस्सा भूरा हो जाता है, इसका रंग बदल जाता है, ये केमिकल चेंज के कारण होता है। Are not these changes chemical changes? तो ये जो चेंजेस यहाँ हो रहे हैं, क्या ये केमिकल चेंजेस नहीं हैं? तो बिल्कुल हाँ, ये केमिकल चेंजेस ही हैं, क्योंकि रंग बदल रहा है, कुछ नई चीज बन रही है। In chapter 5, you neutralized an acid with a base.
चैप्टर 5 में, इसके पिछले चैप्टर में, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ हमने देखा है कि न्यूट्रलाइजेशन हो रहा था। हमने एक एसिड में जब एक बेस को मिलाया था तो दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दिया था, नलीफाई कर दिया था, न्यूट्रलाइज कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये न्यूट्रलाइजेशन केमिकल चेंज है कि नहीं है? तो न्यूट्रलाइजेशन जरूर ही केमिकल चेंज है। यहाँ दो चीजें मिलके कुछ नया बना रहा था। हमने रिएक्शन भी देखा था कि एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड और बेस जब मिला तो सॉल्ट और वाटर बना, तो सॉल्ट भी नया है और वाटर भी नया है, तो जरूर ही न्यूट्रलाइजेशन केमिकल चेंज है। देखिए मैंने टिक भी लगाया है। आइए अब ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटेक्टिव शील्ड है ये, हमें बचाता है हार्मफुल रेडिएशन से। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ ओजोन लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर। आपने ओजोन लेयर के बारे में सुना होगा। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कम फ्रॉम द सन। ये ओजोन लेयर जो हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर है, ये सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाता है। ये अल्ट्रावायलेट रेज अगर डायरेक्टली हमारे स्किन पे पड़े तो उसे खराब कर सकती हैं, ये हमारे लिए अच्छी नहीं होती। तो ओजोन लेयर जो हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर है वो इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओजोन एब्जॉर्ब्स दिस रेडिएशन एंड ब्रेक्स डाउन टू ऑक्सीजन। ओजोन इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके, सोख के ऑक्सीजन में टूट जाता है। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3 और ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। तो ओजोन जब अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करता है तो O3 टूट कर O2 बन जाता है और हमें ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। ऑक्सीजन जो है वो ओजोन से अलग है। कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन अ केमिकल चेंज? तो क्या इस ओजोन के टूटने को हम केमिकल चेंज कह सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि एक नई चीज जो पहले नहीं थी, पहले O3 था, ओजोन था, अभी O2 बन गया, तो जरूर ही ये केमिकल चेंज हुआ है। If ultraviolet radiation were not absorbed by ozone, it would reach the Earth's surface and cause harm to us and other life forms. अगर इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ओजोन एब्जॉर्ब नहीं करे और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अर्थ तक चली आए, धरती तक चली आए, तो जितने भी जीवित लाइफ फॉर्म्स हैं, जितने भी लोग जिंदा हैं, इंक्लूडिंग हम ह्यूमन बीइंग्स, उनको ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नुकसान पहुंचा सकता है, हार्म कर सकता है। ओजोन एक्ट्स एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन। ओजोन एक नेचुरल शील्ड की तरह काम करता है, प्रोटेक्ट करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है जो इस रेडिएशन से हमें बचाता है। यहाँ पहली बूझों का सवाल है। वी लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कैन वी कॉल फोटोसिंथेसिस अ केमिकल चेंज? तो चैप्टर 1 में हमने देखा कि प्लांट अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, तो क्या फोटोसिंथेसिस को भी केमिकल चेंज कहें? तो हाँ, बिल्कुल, फोटोसिंथेसिस को हम केमिकल चेंज कह सकते हैं, क्योंकि प्लांट जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं खाने को बनाने के लिए वे बिल्कुल अलग होती हैं और खाना जो फूड बनता है उनका वो बिल्कुल अलग होता है। कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च बनता है। वे रॉ मटेरियल में वाटर, मिनरल और सनलाइट को यूज करते हैं। तो नई चीज बनती है फोटोसिंथेसिस में, तो हम इसे केमिकल चेंज कह सकते हैं। पहेली सेड दैट इवन डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। पहेली ने कहा कि खाने का जो पचना है, जो डाइजेशन है, वो भी एक केमिकल चेंज है। तो मैंने दोनों के आगे यहाँ टिक लगा रखा है। दोनों ही बातें सही हैं, दोनों ही केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, फोटोसिंथेसिस भी और डाइजेशन भी। आइए, ये लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 6.3, रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे में जंग किस तरह लगता है, इसका क्या रिएक्शन है, ये सब बातें जानेंगे। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं आगे और भी ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। आइए शुरू करते हैं इस लास्ट सेक्शन को। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। आइए रस्टिंग पे चलें, जंग किस तरह लगता है ये जाने। दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल एंड स्लोली डिस्ट्रॉयज देम। अफेक्ट का मतलब होता है खराब करना, एक होता है इफेक्ट, एक होता है अफेक्ट। अफेक्ट ये ए वाला जो है ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है, ये चीजों को खराब करने का सेंस है। मतलब रस्टिंग जो है वो लोहे से बनी चीजों को खराब करता है, डिस्ट्रॉय करता है, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करता है, स्लोली डिस्ट्रॉयज देम। सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, शिप्स, कार्स,
truck bodies and many other articles, the monetary loss due to rusting is huge। तो लोहे से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे कि लोहे के पुल बनाए जाते हैं, लोहे से जहाज बनाई जाती हैं, समंदर वाले जहाज, लोहे से कार भी बनाई जाती हैं, कार की जो बॉडी होती है वो लोहे की होती है। उसी तरह ट्रक जो है, ट्रक की जो बॉडी है वो भी लोहे की है। तो ये सभी लोहे की चीजें हैं जो खुले में रहती हैं, जैसे कि ब्रिज भी खुले में रहता है, जहाज भी समंदर पे आकाश के नीचे ही खुले में रहती हैं, कार भी हम पार्क करते हैं जनरली ओपन में ही, और ट्रक्स भी खुले रोड पे चलते हैं। तो इनमें रस्टिंग होने का खतरा ज्यादा होता है और इससे जो मॉनेटरी लॉस होता है, पैसों का नुकसान होता है, ये बहुत ज्यादा होता है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई द फॉलोइंग इक्वेशन। अगर आपसे रस्टिंग का इक्वेशन लिखने कहा जाए तो ये इक्वेशन आप लिख सकते हैं। इसमें आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर से कंबाइन करता है, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, ऑक्सीजन हमें एटमॉस्फेयर में मिल जाता है और वाटर भी हमें एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। या तो रेन होने के बाद हमें वाटर मिलेगा या फिर वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो आयरन को रस्ट होने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वाटर वेपर भी उसे एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा और ऑक्सीजन भी मिल जाएगा। इसीलिए खुला आयरन जो ओपन में रखा है वो धीरे धीरे रस्ट होता जाता है। तो ये तीनों चीजें जब मिलती हैं, आयरन, ऑक्सीजन और वाटर, तो हमें देखने को मिलता है रस्ट, जिसे आयरन ऑक्साइड कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। ये रस्ट का फॉर्मूला है। जिस तरह आयरन का फॉर्मूला है Fe, ऑक्सीजन का O2, उसी तरह आयरन ऑक्साइड जिसे रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं, वो Fe2O3 है। इसमें आयरन का भी एक पार्ट है, इसलिए ये लोहे को खराब करता है, लोहे के रूप को बदल देता है। लोहा अब आयरन ऑक्साइड बन चुका है और फॉर श्योर कुछ नया बन रहा है, Fe2O3 बन रहा है इन चीजों को यूज करके। तो ये एक केमिकल चेंज तो है ही। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर, और वाटर वेपर जो कि छुपा होता है, एयर में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, इज एसेंशियल। तो हमें रस्टिंग कराने के लिए ऑक्सीजन चाहिए जो एयर में प्रेजेंट है और वाटर वेपर चाहिए जो भी एयर में प्रेजेंट है। तो आयरन को अगर खुले में छोड़ देंगे तो जरूर ही वो रस्ट होगा। हो सकता है धीरे धीरे हो, अगर वाटर वेपर का अमाउंट कम हो एयर में तो वो धीरे धीरे हो। अगर रस्टिंग जल्दी जल्दी करानी है तो लोहे की चीज को पानी में डुबोकर छोड़ देंगे, भिगाकर छोड़ देंगे, तो रस्टिंग जल्दी होगी। हमने एग्जाम्पल भी देखा था कि किचन में जो आयरन पैन है, तवा है, वो अगर भीगा छूट जाता है कुछ दिनों के लिए तो उसमें जंग लग जाती है, रस्ट हो जाता है वो। In fact, if the content of moisture in air is high, which means if it is more humid, rusting becomes faster। वास्तव में अगर मॉइस्चर ज्यादा हो हवा में, मतलब ह्यूमिड एटमॉस्फेयर हो, ह्यूमिड का मतलब ही है कि एयर में मॉइस्चर ज्यादा हो, मतलब वाटर वेपर का कंटेंट ज्यादा हो एयर में, तो जो रस्टिंग का प्रोसेस है, लोहे के खराब होने का, लोहे में जंग लगने का जो प्रोसेस है, वो तेज हो जाता है। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? तो अभी रस्टिंग से बचा कैसे जाए, कैसे बचते हैं रस्टिंग से? तो कुछ तरीके हैं रस्टिंग से बचने के। ये 3 रंग जो आप देख रहे हैं वे 3 तरीके हैं। पहला है कि प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। मतलब अगर हम लोहे से बनी चीजों को पानी के कांटेक्ट में आने से या फिर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से बचा लें, इनके संपर्क में आने से बचा लें, तो रस्टिंग को हम रोक सकते हैं। क्योंकि रस्टिंग होने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। तो इनमें से अगर कोई एक चीज नहीं होगी या फिर ये दोनों ही नहीं होंगे तो आयरन हमारा खराब नहीं होगा, रस्ट नहीं होगा। तो पहला तो ये तरीका है कि ऑक्सीजन और वाटर में से कोई एक चीज से हम बचा लें अपने आयरन को, तो रस्टिंग को रोक सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है? वन सिंपल वे इज टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। तो वाटर या ऑक्सीजन से हम कैसे छुपा सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं अपने आयरन को? तो इसके लिए तरीका है कि हम ग्रीस लगा देंगे आयरन के ऊपर। आयरन के ऊपर अगर ग्रीस लगा होगा, बाय द वे ग्रीस एक सेमी सॉलिड है जो गाड़ी के चक्कों में लगाया जाता है उनके फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। गाड़ी के चक्कों में लगाया जाने वाला ये लुब्रिकेंट है, ये और भी मशीनों में इस्तेमाल होता है। ग्रीस आपने नाम भी सुना होगा। तो पेंट कर दें हम आयरन के सरफेस को या उसके ऊपर ग्रीस लगा दें, तो इसे हम
ऑक्सीजन या वाटर के कांटेक्ट में आने से रोक सकते हैं। मतलब आयरन के सतह पे, आयरन के सरफेस पे अगर पेंट किया हुआ है तो वो डायरेक्टली वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। अगर पानी की बूंदें पड़ेंगी उस पे तो सबसे पहले पेंट होगा जो पानी के कांटेक्ट में आएगा और आयरन उसके नीचे होगा। तो हमने पेंट करके वाटर से उसका कांटेक्ट हटा दिया। इनफैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। पेंट किए हुए आयरन के सब्सटेंसेस से पेंट कुछ दिनों के बाद खराब होने लगता है, झरने लगता है, गिरने लगता है। तो आयरन की चीजों को बचाकर रखने के लिए हमें कुछ दिनों के अंतराल के बाद, जैसे कि 1 साल या 2 साल के बाद, उस पर फिर से पेंट करना होता है। Another way is to deposit a layer of metal like chromium और जिंक on iron। अगर पेंट या ग्रीस से बात न बने तो हम एक दूसरे मेटल का एक लेयर चढ़ा देते हैं अपने आयरन के ऊपर, और आमतौर पे वे मेटल जिंक या क्रोमियम होते हैं। तो आयरन के सबसे ऊपरी सरफेस पे अगर क्रोमियम या जिंक का एक लेयर हो, एक परत हो उनकी, तो आयरन हमारा एयर और वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में कभी नहीं आएगा, और ऐसा करके हम आयरन को रस्टिंग से बचा सकते हैं। This process of depositing a layer of zinc on iron is called galvanization। आयरन के सरफेस पे जिंक एक दूसरा मेटल है, उसके एक लेयर को लगाने के प्रोसेस को, एक लेयर को डिपॉजिट करने के प्रोसेस को गैल्वनाइजेशन कहते हैं। ये एक नया टर्म है, आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज गैल्वनाइजेशन, तो ये लाइन आप लिख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग जिंक का लेयर, अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड galvanization। The iron pipes we use in our homes to carry water are galvanized to prevent rusting। हम अपने घरों में जो पानी कैरी करने के लिए लोहे की पाइप्स इस्तेमाल करते हैं वे पहले से गैल्वनाइज्ड होती हैं, उनके ऊपर जिंक का एक लेयर चढ़ा होता है। यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड पार्ट ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर। हम जानते हैं कि जो पानी के जहाज होते हैं वे लोहे से बनाए जाते हैं, और पानी के जहाज़ों का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ होता है, पानी के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है हर समय। ऑन द पार्ट अबव वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंजिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस। और वो हिस्सा जहाज का जो पानी के ऊपर है वो भी पानी के कांटेक्ट में आता रहता है। क्लिंजिंग का मतलब होता है चिपकना। तो लोहे से बने शिप का जो वो हिस्सा ऊपर है वो भी पानी के कांटेक्ट में आता रहता है, या फिर अगर समंदर में बारिश हो तो भी वो पानी से भीग जाता है। तो ये जो लोहे से बने जहाज होते हैं इनमें रस्टिंग का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। मोरओवर द वाटर ऑफ द सी contains many salts। The salt water makes the process of rust formation faster। और समंदर के पानी में बहुत तरह के नमक होते हैं, और ये जो नमकीन पानी है इसमें रस्टिंग और तेजी से होता है। Therefore, ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted। जहाज पेंटेड तो होते हैं लेकिन सॉल्टी वाटर में होने के कारण और लगातार वाटर के कांटेक्ट में होने के कारण इनमें रस्टिंग सबसे ज़्यादा होता है। शिप्स सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं रस्टिंग से। So much so that a fraction of ship's iron has to be replaced every year। जहाज़ों में रस्टिंग की समस्या इतनी ज़्यादा होती है कि शिप का एक हिस्सा, एक फ्रैक्शन हर साल बदलना पड़ता है। Can you imagine the monetary loss to the world? तो आप इमेजिन कीजिए कि इस रस्टिंग से कितने पैसे बर्बाद होते हैं। एक और छोटा सा सेक्शन है क्रिस्टलाइजेशन। मैंने रस्टिंग में ही कह दिया था कि आखिरी सेक्शन है, पर ये फॉर श्योर आखिरी सेक्शन है। आइए देखें 6.4 क्रिस्टलाइजेशन। In class 6, you have learned that salt can be obtained by evaporation of sea water। क्लास 6 में हमने देखा है कि समंदर के पानी को गर्म करके, इवापोरेट करके हमें नमक मिल सकता है। द सॉल्ट obtained in this manner is not pure and the shape of its crystals cannot be seen clearly। तो समंदर के पानी को गर्म करके जो सॉल्ट हमें मिलता है वो प्योर सॉल्ट नहीं होता, वो बिल्कुल साफ नहीं होता, और उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं, उसके जो कण होते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वे हमें साफ दिखाई नहीं देते। However, large crystals of pure substances can be formed from their solutions। This process is called crystallization। एक बार और देखें।
लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, मतलब बड़े बड़े क्रिस्टल्स प्योर सब्सटेंसेस के, जैसे कि प्योर नमक के बड़े क्रिस्टल्स बनाए जा सकते हैं, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस। सॉल्ट के सॉल्यूशन को अगर हम गर्म करें, प्योर सॉल्ट के सॉल्यूशन को अगर गर्म करें तो हमें सॉल्ट का क्रिस्टल मिल सकता है। प्योर सॉल्ट के सॉल्यूशन से हम सॉल्ट के क्रिस्टल बना सकते हैं। किसी भी प्योर सब्सटेंस के सॉल्यूशन से उसके क्रिस्टल बनाने के प्रोसेस को ही क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग क्रिस्टल्स फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज। और ये जो क्रिस्टलाइजेशन है ये फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। इसमें कुछ नया नहीं बनता। सॉल्ट के सॉल्यूशन में भी सॉल्ट था और सॉल्ट का जो क्रिस्टल बनेगा वो भी सॉल्ट ही है, कुछ नया नहीं बना। इसलिए ये एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। एक्टिविटी 6.9 है टू बी परफॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ द टीचर। टीचर के प्रेजेंस में, टीचर की मौजूदगी में कीजिए ये एक्टिविटी। कॉशन, यूज ओनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बी केयरफुल वाइल बॉइलिंग वाटर। इसमें हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डील करेंगे, तो सल्फ्यूरिक एसिड से सावधानी रखिए और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ही इस्तेमाल कीजिए और पानी गर्म करते वक्त सावधानी रखिए। तो करना क्या है आइए देखें। टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एक बीकर में एक कप पानी लेंगे और उसमें कुछ बूंद डालेंगे हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का। हीट द वाटर, पानी को गर्म करेंगे। व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली व्हाइल स्टिरिंग कंटिन्यूअसली। जब ये हमारा वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉप्स का सॉल्यूशन उबलने लगेगा, तब इसमें हम कॉपर सल्फेट वाला ब्लू कलर का पाउडर इसमें मिलाना शुरू करेंगे। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिसॉल्व। ये कॉपर सल्फेट का पाउडर हम इस बॉइलिंग वाटर में तब तक डिसॉल्व करते रहेंगे जब तक और ज़्यादा पाउडर इसमें डिसॉल्व न किया जा सके। मतलब इतना पाउडर मिलाएंगे कि अब और पाउडर न मिलाया जा सके, ऐसा स्टेज ऑब्टेन हो जाए, ऐसी नौबत आ जाए। फिल्टर द सॉल्यूशन, अलाउ इट टू कूल। और लास्ट में जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा उसे छान लेंगे, फिल्टर कर लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज कूलिंग। जब ये ठंडा हो रहा हो तो इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम। कुछ समय बाद जब हम देखेंगे तो हमें क्रिस्टल्स दिखाई देंगे। कैन यू सी द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। तो ऐसा करके हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पा सकते हैं। इफ नॉट वेट फॉर सम मोर टाइम। अगर आपको क्रिस्टल दिखाई नहीं देता तो थोड़ी देर और रुकिए, इसे ठंडा होने दीजिए, क्रिस्टल्स आपको दिखाई देंगे। यू हैव लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इस चैप्टर में हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में देखा है। ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। आपके आसपास जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, जिन्हें आप देखते हैं, उन्हें पहचानने की कोशिश कीजिए, उन्हें क्लासिफाई करने की कोशिश कीजिए कि ये फिजिकल चेंज हो रहा है कि केमिकल चेंज हो रहा है, कुछ नई चीज़ बन रही है कि नहीं, इसे हम रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं। इन चीज़ों का ख्याल रख के आप फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसा हमने ऊपर देखा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आया होगा पूरी तरह। अगर आपका कोई भी डाउट है तो ज़रूर पूछिए। इससे पहले के चैप्टर्स आपको क्लास 7 साइंस की प्लेलिस्ट में मिलेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे चैप्टर 7 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।